नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और वक्त हो चला है बिग एक्सक्लूसिव का। बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात होगी दिल्ली में कातिल सिस्टम की। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत हो गई। अगर कहें कि सरकारी सिस्टम की नाकामी का यह नतीजा रहा है तो गलत नहीं होगा ये कहना। 26 साल का नौजवान अपनी बाइक पर सवार होकर दफ्तर से बाहर निकला था और क्या पता था उसे कि दिल्ली की सड़क पर जल बोर्ड ने उसके लिए मौत का कुआं खोद रखा है। कमल अपनी बाइक समेत उस कार के गाल में समा गया। एफआईआर में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले खुलासे हैं। ग्राउंड पड़ताल आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद बात होगी दूसरी बड़ी खबर की। संभल में सरकारी स्कूल में एक तस्वीर सामने आई जहां पर कलम की जगह कलमा पढ़ाने की साजिश रची गई। आरोप है कि संभल के स्कूल में जानबूझकर मदरसे की शक्ल उस सरकारी स्कूल को दी जा रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि जिस स्कूल की दीवारों पर ज्ञान की बातें होनी चाहिए थी वहां पर मजहबी आयतें लिखी हुई थी। आखिर सरकारी स्कूलों की दीवारों पर क्या लिखा हुआ था, क्या एजेंडा था, विस्तार से पूरी खबर आपको बताएंगे और फिर रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। बिहार की सियासत के उस बाहुबली का जिक्र करेंगे जिसे आधी रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की आधी रात जब पुलिस पप्पू यादव के दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। रसूख और सियासत का वो हर दांव चला गया जो गिरफ्तारी टाल सके। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर क्या बड़ा अपडेट है, विस्तार से ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से दे दे। दिल्ली से आपको बता दें कि पहले कानपुर में भी एक दर्दनाक सड़क हादसे की बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर रामगंगा नहर में अनियंत्रित कार गिर जाती है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है, एक घायल बताया जा रहा है। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नहर में किस तरीके से आप देखेंगे कि गाड़ी आपको डूबी हुई नजर आएगी। दिल्ली के बाद अब यूपी के कानपुर में घटना जो है वो सामने आई। अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है कि ये गाड़ी, क्या वहां पर कोई विजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि देखिए अभी तो कोहरे की कुछ चेतावनी नहीं दी गई है, या फिर वहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, इस वजह से यह हादसा हुआ, या गाड़ी हाई स्पीड में चल रही थी, आउट ऑफ बैलेंस हो गई। लेकिन एक बार आप ये नहर में गिरी कार की तस्वीर देखिए। ये कानपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं नोएडा से लेकर दिल्ली और अब कानपुर से इस तरीके की तस्वीर जो है दर्दनाक सड़क हादसे की सामने आ रही है, जहां पर आप ये गाड़ी को देखिए, वहां पर आपको नहर में गिरी हुई नजर आएगी। जिसमें पानी का बहाव था वहां पर स्विफ्ट VXI गाड़ी जिसमें 4 लोग सवार थे अनियंत्रित होकर के नहर में चली गई, जिसको स्थानीय लोगों तथा 112 PRV की तत्परता से एक व्यक्ति को जीवित बचा लिया गया, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बचे हुए व्यक्ति को सरकारी वाहन से तत्काल उपचार हेतु CHC रसूलाबाद भेजा गया है। अभी प्राथमिक जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। उनके संपूर्ण इलाज के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए सरकारी अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, वो बयान आप सुन रहे थे। कानपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इसी तरीके की घटनाएं जो है वो दिल्ली से भी कल सामने आई। जनकपुरी की बात करते हैं। पश्चिमी दिल्ली का ये क्षेत्र है। जनकपुरी हादसे को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आपको FIR को लेकर भी देते हैं। FIR दर्ज तो हुई, लेकिन FIR में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं वो भी आपको बता दें। इस FIR में साफ किया गया है कि गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हुई थी, लेकिन पुलिस ने इस हादसे की वजहों और लापरवाही का भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। FIR में क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले, कोई चेतावनी बोर्ड वहां पर नहीं था, रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए थे, सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर नहीं थे। सड़क के बीचों बीच गड्ढा खोदा हुआ था, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग भी नहीं थी। 20 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा और 14 फीट गहरा ये गड्ढा था और कमल इसी गड्ढे में बाइक सहित गिर गया। शरीर पर घिसटने के निशान मिले हैं। ठेकेदार ने गड्ढे को बिना ढके वहां पर छोड़ दिया था और अब BNS धारा 105 के तहत केस दर्ज हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली में जो हुआ है,
कमल की गड्ढे में गिरने से मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है और अब तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं, एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर आपको सरकारी तंत्र की क्रूरता देखनी हो तो दिल्ली एनसीआर की इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। इन दो नामों को नोट कर लीजिए। पहला है नोएडा का युवराज और दूसरा नोएडा से सटे दिल्ली का कमल। दोनों की जान किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उस सिस्टम ने ली जो विकास के नाम पर सड़कों पर गड्ढे खोद रही थी। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली एनसीआर में गड्ढा सिस्टम आम हो गया हो। कोई मरे कोई गिरे, इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। नोएडा में युवराज की मौत किस तरह से हुई ये सबने देखा। लगा सिस्टम सुधर जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा और हादसे से सबक लेगा, लेकिन हद है। सिस्टम कान में तेल डालकर सो गया है। लोग गड्ढे में गिरकर मरे तो मरे। कमल गड्ढे में गिरा, उसकी मौत हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेगी। परिवार जब दिल्ली पुलिस के पास गया तो क्या जवाब मिला, आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। पुलिस कहने लगी आपका भाई इकलौता नहीं है, खुद सुन लीजिए। सुबह जब 7 के आसपास बज गए तो मैं अपना डाबड़ी और सागरपुर के पुलिस स्टेशन गया था। तो वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने बहुत रूडली मेरे से बात करी। इवन सागरपुर में तो एक लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने बोला कि आपका भाई इकलौता नहीं है कि जो खो गया है और दुनिया के कितने लोग हैं। ये आपको बोला गया? ये बिल्कुल कौन से पुलिस थाने की बात है? ये सागरपुर की। 25 साल का कमल बैंक में काम करता था। जनकपुरी इलाके में दफ्तर से घर लौट रहा था। रात 11:53 पर कमल की घर वालों से बात हुई। कमल ने 10 मिनट में घर पहुंचने की बात कही। रास्ते में दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोद रखा था। कमल बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा। घर वालों ने फोन किया, फोन का जवाब नहीं मिला। परिवार वालों ने 6 से 7 थानों के चक्कर लगाए। सुबह 7:30 बजे पुलिस ने हादसे की जानकारी दी। बाइक समेत कमल का शव गड्ढे में मिला। इवन मैं तो बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम ही विकासपुरी वाले मेरे को उसकी लोकेशन सेंड कर देते तो मेरे को इतना दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 2 बार रोहिणी के चक्कर नहीं लगाता, मैं उसको वहीं पे आसपास ढूंढने लग जाता। तो फिर क्या पता मेरे को मेरा भाई मिल जाता वहाँ पे। कहानी ऐसी हुई, कुछ दिन पहले युवराज चला गया और फिर कमल, और वही सिस्टम है जो मान रहा है नोएडा जैसा हादसा दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कमल की गई जान मामले में वही बातें सामने आई हैं। गड्ढा खोदा गया, बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। गड्ढे के पास कोई वार्निंग बोर्ड भी नहीं था, रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए थे, पर्याप्त रोशनी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट की कमी थी। मैं करीब 9:15 बजे यहाँ से निकला था जी, तो बाइक यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैंने यही चीज़ देखा बस मैंने, क्योंकि रास्ता खुला हुआ था, उसको मौका मिला जाने का, वो चला गया सीधा। रात को अंधेरा होगा या कोहरा पड़ा होगा, अंदर गिर गया वो। यानी ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं ये हादसे के बाद ही लगाए गए सब? हादसे बाद लगाए गए। अगर पहले लगाए गए होते ना तो ये हादसा ना होता। जनकपुरी में हादसा टल जाता अगर समय रहते सचेत हो जाते। अब किसी की जान गई तो आनन फानन में एक्शन भी हो रहा है, या फिर होता दिख रहा है, क्योंकि सिस्टम किसी हादसे का ही इंतजार करता है। अब बीएनएस की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। जल बोर्ड के जेई समेत 3 अधिकारी सस्पेंड हुए। मौत की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इसी एफआईआर में जो खुलासे हुए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं, जिसमें साफ साफ बताया गया है मौके पर ना चेतावनी बोर्ड थे, ना रिफ्लेक्टर, ना सुरक्षा इंतजाम, जिसकी वजह से कमल 15 फीट गड्ढे में गिर गया। सड़क के बीचों बीच 20 फुट लंबे, 13 फुट चौड़े और 14 फुट गहरे गड्ढा खोदा गया था। दिल्ली जल बोर्ड और उसके ठेकेदार द्वारा सड़क पर खोदे गए गड्ढे को बिना ढके छोड़ा गया था। फिलहाल देखिए वो गड्ढा अभी भी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार देखिए यहाँ पर अभी भी दौरा कर रही हैं। और लेकिन देखिए अगर मैं बात करूँ, इस गड्ढे में गिरकर जब कमल की मौत हुई उसके बाद आसपास जो है यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए। पीछे अगर आपको उमेश अगर दिखाएंगे, देखिए जूम करके, यहाँ पर आपको लोहे के बोर्ड आपको दिखाएंगे, हरे कलर के पर्दे आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से देखिए इस इलाके को देखिए सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन अभी भी जो है कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इसी तरह से गड्ढे हैं, उन गड्ढों पर काम किया जाना है। सवाल वही है, क्या अब सिस्टम सुधरेगा? क्या अब गड्ढे में गिरने से किसी कमल की मौत नहीं होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि जब युवराज की मौत हुई थी तब ये लगा था कि सिस्टम ठीक होगा, लेकिन ना हालात जस से तस बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी खबर से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो भी आपको दे दें। जनकपुरी हादसे में ठेकेदार हिरासत में लिए गए हैं।
सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है राजेश प्रजापति। रात में ही राजेश को हादसे की जानकारी मिल गई थी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, विस्तार से अपडेट दीजिएगा कि जानकारी ये मिल रही है कि ठेकेदार को रात को ही इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिल गई थी। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो कल जब यहाँ प्रवेश वर्मा पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये जो पूरे इलाके का टेंडर जिन ठेकेदारों ने लिया है, जिन लोगों ने देखिए इस आसपास यहाँ पर गड्ढे यहाँ पर खोदे थे, जो भी जई थे जिनके निर्देश में इन गड्ढों को खोदा जा रहा था, जो भी ठेकेदार थे जिनके नेतृत्व में कई सारे मजदूर यहाँ पर लगे थे, उन सबको निलंबित तो किया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई तो ली जा रही है। लेकिन जनकपुरी में लगभग इसी तरह से 50 जगह गड्ढे किए गए। कुछ देर पहले दिल्ली सरकार में विद्युत मंत्री जो हैं आशीष सूद यहां पर पहुंचे, जगह जगह वो देख रहे थे, जायजा ले रहे थे और इसीलिए उमेश जहां तक जूम करेंगे आपको हरे हरे पर्दे दिखाई दे रहे होंगे। उन हरे पर्दों के आसपास देखिए गड्ढे किए गए और एक बार कैमरा ऊपर उठा के दिखाइए उमेश, देखिए आगे भी आपको दिखाई देगा जेसीबी की मशीन लगी हुई है, वहां पर भी गड्ढे किए जा रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से कई जगहों पर इन पूरी सड़कों पर खुदाई का कार्यक्रम किया जा रहा है और इस वजह से लोग काफी परेशान हैं। बगल में आप देखेंगे तो सड़कों पर एक लंबा जाम आपको दिखाई देगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी लग गए हैं कल से यहाँ पर, जब से मीडिया का चक्कर यहाँ पर लग रहा है और जमावड़ा लगा हुआ है ताकि ऐसा ना हो कि उन पर भी सवाल खड़े हो जाएं। देखिए लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। आलम यह है, अब अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं तो देखिए जहां पर बोर्ड लगा दिया गया इस घटना के बाद, और यही नहीं अब वहां पर लगातार पुलिस की टीमें भी निगरानी कर रही हैं इस घटना के बाद कि कहीं कोई फिर जो है यहां पर सवाल न खड़े कर दे। देखिए जो बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए, बैरिकेड कर दिए गए ताकि अब कोई भी इस रास्ते आ ना पाए। जहां पर रेड कलर का बैरिकेड आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों लोहे वाले बैरिकेड के बगल में ये भी बैरिकेड उस दिन नहीं लगा था। तो ऐसे में अगर जो है कमल इस रास्ते भी आकर, सवाल ये है कि हादसा होने के बाद ही प्रशासन क्यों दुरुस्त होता है, क्यों जगता है। तस्वीरें आपने दिखाई, बड़ी ये खबर है, तस्वीरें आपसे हम इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, अपडेट हम लेते रहेंगे। खबर पर आप बने रहिएगा सागर, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, रुक करते अपनी दूसरी बड़ी खबर का। यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को सवाले के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक सरकारी स्कूल में महापुरुषों की तस्वीरें लगी तो थी लाके, लेकिन रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर उसे रखा हुआ था। उसकी जगह आयतें लिख दी गई थी। खबर बावर आई तो बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर वहां पर हंगामा किया और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग वहां पर उठाई। संभल में सरकारी स्कूल की दीवारों पर आयतें लिखी हुई हैं। इस दौरान आपको बता दें पीएम सीएम और महापुरुषों की तस्वीरें रस्सी से बांधी हुई थी। बीएचपी और साथ ही बीएचपी के साथ बजरंग दल भी वहां पर पहुंचता है, स्कूल में हंगामा करता है और सरकारी स्कूल में मजहबी प्रयोग का आरोप उन्होंने लगाया। हिंदू संगठनों की पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक्शन लेने की मांग उठाई है और प्रधानाचार्य और साथ ही एक शिक्षक सस्पेंड हुआ है। शिक्षा विभाग ने जांच के कड़े आदेश दे दिए हैं। पूरा मामला स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। संभल में पाठशाला या प्रचारशाला, कलम की जगह कलमा, महापुरुषों को रस्सी से क्यों बांधा? स्कूल जहां किताबों से भविष्य बनना चाहिए, वहीं अगर दीवारों पर मजहब लिखा मिले और देश के प्रधानमंत्री से लेकर आजादी के नायकों की तस्वीरें रस्सियों में बंधी मिले तो सवाल उठना लाजमी है। ये मूर्तियां इसी प्रकार से रखी हैं जो कि यहाँ लगानी चाहिए। यूपी के संभल से आई ये तस्वीरें पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। आरोप है कि सरकारी स्कूल को जानबूझकर मदरसे की शक्ल दे दी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मां सरस्वती और आजादी के नायकों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बंधी हुई पाई गई। स्कूल की दीवारों पर आयतें लिखी मिली। पीएम सीएम महापुरुषों की तस्वीरें रस्सी से बंधी मिली।
बीएचपी बजरंग दल का स्कूल में हंगामा देखने को मिला और सरकारी स्कूल में मजहबी प्रयोग का आरोप भी लगा है। शुक्रवार को मामला सामने आते ही गांव नगला पूर्वा का माहौल पल भर में गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और सरकारी स्कूल को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया। कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। दीवारों पर आयतें लिखना और महापुरुषों की तस्वीरों को रस्सियों से बांधकर कमरे में डाल देना, इसे सामान्य गलती नहीं कहा जा सकता। हालात बिगड़े तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी तनाव कम नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी बहस हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिम्मेदारी तय करने की बजाय स्कूल प्रशासन में आरोपों का खेल शुरू हो गया। विवाद बढ़ा तो एक्शन भी हुआ। हिंदू संगठनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। प्राथमिक जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य पुष्पा रानी और शिक्षक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने पूरे मामले के गहन जांच के आदेश भी दिए हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्कूल में आयतें लिखी क्यों गई या तस्वीरें रस्सी से क्यों बांधी गई। सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों में धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा एजेंडा अहम हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। गिरफ्तारी के बाद सांसद पप्पू यादव फिलहाल पीएमसीएच में अस्पताल में आपको बता दें भर्ती है, लेकिन पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। आखिर में क्या कारण था कि अभी रात को पप्पू यादव को गिरफ्तार करना पड़ गया। 30 साल पुराने केस में ये गिरफ्तारी हुई है। पटना में मकान कब्जे को लेकर एक केस चल रहा था। जबरन मकान पर कब्जे का ये पूरा मुकदमा था। कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे पप्पू यादव। केस में कुर्की का भी कोर्ट में आदेश जो है वो दिया गया था उस अवैध तरीके से जहां पर कब्जा किया हुआ था। कोर्ट में बेल टूटने के बाद गिरफ्तारी कोर्ट ने ही आदेश दिए थे और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जो है वो शुक्रवार को आधी रात को जो है वो जारी किया गया और फिर उसके बाद जो है पप्पू यादव को आधी रात को ही पुलिस वहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा बिहार से। विस्तार से जानकारी दीजिएगा प्रकाश जी कि रात को हुआ क्या, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी ऐसा लग रहा है कि कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, फिर उसके बाद पप्पू यादव की तबीयत भी खराब हो गई। बिल्कुल ये हाई वोल्टेज ड्रामा था और जिस तरीके से पुलिस पहुंची उनको गिरफ्तार करने के लिए अचानक एक 1995 के केस के मामले में, जिसमें उन पर आरोप है कि एक लैंड ओनर से कुछ डिस्प्यूट था, उसमें बेल हुए थे और उसके बाद लगातार समन्स जा रहे थे। पप्पू यादव को उसमें हाजिर नहीं हुए क्योंकि इग्नोरेंस का केस है और पुलिस को ये सब मामले पता रहते हैं और बीच में राजनीतिक रंजिश भी हुई, सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला, तो शायद उसी विवाद के तहत पप्पू यादव का आरोप है कि इनको जेल भेजने की साजिश रची गई और 2024 में इस केस में वारंट इश्यू हुआ था। तो पप्पू यादव का आरोप है कि 2 साल पहले जब वारंट इश्यू हुआ तो 2 साल से पुलिस कर क्या रही थी, अचानक से गिरफ्तार करने रात में क्यों पहुंची, तो ये सवाल उठता है। बहरहाल कल रात को हम लोगों ने 1 घंटे तक लगातार लाइव कवरेज किया इस पूरे इंसिडेंट का, पूरे ड्रामा का, जो पुलिस और पप्पू यादव के बीच में जो कहासुनी हो रही थी, जबरन फोर्स यूज करने की बात पुलिस प्रशासन कर रही थी, जो कि सिटी एसपी थे भानु प्रताप सिंह, वो कर रहे थे और उसमें ये सब दिक्कतें हो रही थी। और उसके बाद कल बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी देखने वाली थी कि किस तरीके से वहां पर प्रकाश जी ड्रामा हुआ और फिर उसके बाद अचानक जो है वो उनकी तबीयत बिगड़ गई और इस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कल रात को हुआ क्या था और फिर उसके बाद तबीयत जो है वो पप्पू यादव की कैसे खराब हो जाती है। रात में भानु बाबू, आप अच्छे अफसर हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी बात सुनिए। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। शुक्रवार रात पटना की सड़कों पर सियासत का सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिला। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने आधी रात गिरफ्तार कर लिया। अरे आप कानून के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो तो गिरफ्तारी से बचने के लिए पप्पू यादव हर दांव आजमाते दिखे। आपने कहा कि क्या जबरदस्ती, कभी पुलिस से बहस की, कानून अलाउड करता है, क्या करें? कानून जबरदस्ती अलाउड आपको करता है तो वही करिए। कभी कानून की दुहाई दी तो कभी जान को खतरा बताया। कोई आपका विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन कानून के सामने हर पैतरा फेल हो गया। घंटों चली जद्दोजहद के बाद पटना पुलिस ने आखिरकार पप्पू यादव को बड़े बेआबरू अंदाज में पुलिस वैन में बैठाया। जिस मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं वो 31 साल पुराना है। मामला साल 1995 का है, जब पटना के एक मकान में पप्पू यादव किराएदार बनकर पहुंचे। किराए के घर में राजनीतिक दफ्तर खोला। दफ्तर कब्जे की शुरुआत बना। मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई। कोर्ट ने बार बार समन भेजा। पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अब 31 साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। शुक्रवार रात जब पटना पुलिस उनके घर पहुंची तो पप्पू यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी तबीयत की दुहाई दी। माननीय न्यायालय से 83 निकला हुआ, उसका अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और उसी पालन कराने के लिए हम आए हैं। रात में मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो आप डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर इजाजत देती है तो आप जहाँ कहता है वहाँ लीजिए। वहीं पुलिस ने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे कि उनका जो अनुपालन हेतु जो कुर्की निकाली गई थी उसमें वो क्या करते हैं, बेल देते हैं या अदर आगे वो न्यायिक हिरासत के लिए देते हैं, वो माननीय न्यायालय का फैसला। रेंटल प्रॉपर्टी को लेके विवाद था क्या? इसमें जो सेक्शंस लगे हुए थे मैंने आपको बताए थे, उनको अलग से ब्रीफ कर दिया जाएगा। पुलिस रात में अरेस्ट कर सकती है लेकिन महिलाओं को नहीं कर सकती। गिरफ्तारी के बाद देर रात पप्पू यादव को हेल्थ चेकअप के लिए IGIMS अस्पताल ले जाया गया। शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल इतना तो साफ है कि 31 साल पुराने मामले ने पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं, जहां पप्पू यादव का अगला सियासी सफर तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।